नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी शिल्पा रावत। हम आज बात कर रहे हैं पढ़ाई लिखाई की। हम सब ने पढ़ाई लिखाई की है, हम सब अपने अपने काम में लगे। एक बड़ी चुनौती आ रही है। दुनिया का सबसे बड़ा सच है बदलाव। लॉकडाउन के दौर में भी ये बदलाव दिख रहा है, खासकर शिक्षा जगत में, जब स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के बंद होने से पढ़ने पढ़ाने का तरीका बदल गया है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं। कहाँ बच्चों को मोबाइल से हम दूर रखने की बात करते थे, टैबलेट से दूर रखने की बात करते थे, टीवी से दूर रखने की बात करते थे, लेकिन अब दिन भर बच्चों को आपको टैब देना है, आपको डेस्कटॉप देना है, आपको मोबाइल देना है। माता पिता परेशान हैं, उलझे हुए हैं कि आखिर करें तो क्या करें। पहले सब समझदार लोग कहते थे मोबाइल मत दीजिए, बच्चा बिगड़ जाएगा, आप लैपटॉप मत दीजिए, डेस्कटॉप मत दीजिए। ऐप से पढ़ाई होने लगी है। माता पिता भी नई टेक्नोलॉजी से तालमेल बिठाने के लिए सिर धुन रहे हैं। सब लोग टेक से भी नहीं है, आईटी एक्सपर्ट्स नहीं है। इस हालत में बड़ी चुनौतियां हैं सरकार के सामने। वो पढ़ाई लिखाई कैसे करवाए, लॉकडाउन में माता पिता स्कूलों की फीस भरने को कैसे आप कोप अप करेंगे। तो शिक्षा के मामले में सरकारों को भी बदलाव करना पड़ेगा। बदलावों के इसी दौर पर आज की खास पेशकश खबरों की पाठशाला, जिसमें बहस का मुद्दा है एजुकेशन। तो हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल रहेगा। मैं पहले उनको इंट्रोड्यूस करा दूं, और इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं ये भी बता दूं कि आज ये चर्चा का मुद्दा है कि हम कैसे एजुकेशन को बदलते दौर में अपने साथ तालमेल बैठा पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा, संस्कृति, वन, पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े हुए हैं कंवरपाल गुर्जर साहब। बहुत बहुत स्वागत है कंवरपाल जी आपका। आप हमको सुन पा रहे हैं? हाँ, फोन नहीं लगा हुआ है। कंवरपाल जी, आप हमको सुन पा रहे हैं? अभी हमको देखना पड़ेगा कि संपर्क वहां तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा हमने बनाई, जिनसे चर्चा करके, वो हैं राजेश सिंह, चेयरमैन है कुंवर ग्लोबल स्कूल लखनऊ के। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। जी दिलीप जी, धन्यवाद दिलीप जी, धन्यवाद। और आपने जब चर्चा की मुझसे कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए, तो मैंने कहा कि जरूर कोशिश हम कर रहे हैं और एक बेहतरीन कार्यक्रम आप सबके साथ मिलकर होगा। मेरे साथ और भी कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। जरा मैं एक बार आवाज चेक कर लूं, क्या कंवरपाल गुर्जर जी को मेरी आवाज पहुंच रही है? मैं अपनी टीम से कहूंगा एक बार जरा हमारे गेस्ट जो मेहमान हैं उनके ऑडियो को चेक कर लीजिए। और शायद इस वक्त अगर मैं पहुंच पाया तो छत्तीसगढ़ जाना चाहूंगा। डॉक्टर आलोक शुक्ला हैं हमारे साथ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन छत्तीसगढ़ सरकार में। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले हम ऐसा करते हैं कि आज हमारा मुद्दा क्या है उस पर हम एक चर्चा कर लेते हैं। शिल्पा बताइए, आज हम कुछ दिखाना चाहते हैं दर्शकों को, पहले वो दिखा देते हैं फिर आते हैं। ये आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान शिक्षा प्रभावित हो रही है, लेकिन उसको लेकर तमाम उपाय जो है वो किए जा रहा है। डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो ऐसे में घरों में जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनकी पढ़ाई सफर ना करें, उनकी जो शिक्षा है वो यहाँ पर उसमें दिक्कत उत्पन्न ना हो, इसके लिए सरकार की तरफ से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो बच्चों को दिया जा रहा है। उसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन में बहुत कुछ बदल गया है। दुनिया बदल रही है, जिंदगी जीने का सलीका बदल रहा है, शिक्षा ग्रहण करने का तरीका बदल रहा है। लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय सब बंद हैं, तो ई लर्निंग शिक्षा का नया आधार बनकर उभरी है। ज्यादातर स्कूल, कॉलेज की ओर से ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अलग अलग विषयों के पाठ्यक्रम ऑनलाइन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं ताकि छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें इस ओर कदम बढ़ा रही हैं। ऑनलाइन में स्वयं है, स्वयं प्रभा है, दीक्षा है, ई पाठशाला है। इन माध्यमों से
इन जो प्लेटफॉर्म हमारे पास थे, इनके माध्यम से हम छात्र तक पहुंचे हैं। पाठ्यक्रम की दृष्टि से आप घर में बैठ करके इस पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑनलाइन पाठ्यक्रम की व्यवस्था को भी आगे बढ़ाने का कार्य किया है और आगे भी हम आपके बारे में सोच रहे हैं कि एक विस्तृत कार्य योजना इसके बारे में भी बनाई जाए। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से ऐसे कई एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं जिनकी मदद से शिक्षक वर्चुअल क्लास के जरिए एक साथ सैकड़ों बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो कई स्कूल और कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप, वीडियो कॉलिंग के जरिए छात्र और छात्राओं को विषयों की जानकारी दे रहे हैं। हम लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू और गूगल क्लासरूम के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऑडियो, वीडियो और डायग्राम वगैरह सब हम व्हाट्सएप ग्रुप में उनको प्रोवाइड कर रहे हैं और वो वहाँ से उनको अपनी नोटबुक्स में उतार रहे हैं। उसके बाद गूगल क्लासरूम में उनको असाइनमेंट दिया जा रहा है और उस असाइनमेंट को वो करके फिर हमें वापस उस क्लासरूम में भेज रहे हैं। लॉकडाउन का ये अनुभव भविष्य में काफी काम आने वाला है। ज्यादातर प्रोफेशनल शिक्षा देने वाले संस्थान इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं और इसे अटेंड करने वाले छात्रों की तादाद भी लाखों में है। इनमें ऐसे छात्रों की तादाद ज्यादा है जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सर, हमारी जो क्लास टीचर हैं सर, हमें ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप पर, जिसे व्हाट्सएप पर समय समय पर हमें काम मिलता है। अगर हमें जब हमारा काम कंप्लीट होता है तो हमें आंसर भी देना पड़ता है कि यस मैम कि हमारा हो गया। अगर हमें कोई दिक्कत भी होती है उस क्वेश्चन में तो हम मैम को फ़ोन कर लेते हैं और मैम हमारी क्वेश्चन का जवाब दे देती हैं। जब से सरकार ने ये कदम उठाया है कि घर पर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाए, तब से अच्छा लग रहा है। और हमारी जो शिक्षिकाएं हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, वो हमारे अन्य ऐप जैसे जूम ऐप, ई पाठशाला और गूगल क्लासरूम ऐप के माध्यम से हमें जो असेसमेंट होते हैं और अन्य जो होमवर्क पिक्चर्स क्लिक करके मैम उसमें भेजती हैं, अपलोड करती हैं। हम सब बच्चे ढंग से पढ़ पा रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन हमें मैम अच्छे से समझाती है। कुल मिलाकर कहे तो ऑनलाइन शिक्षा देने की व्यवस्था लॉकडाउन के दौरान काफी कारगर साबित होती दिख रही है। लेकिन ये सच भी है कि इस तरह की क्लासेस में बच्चों का अनुभव रियल क्लास जैसा नहीं होता है। वो अपने दोस्तों से मिल नहीं पा रहे, धमा चौकड़ी और मस्ती नहीं कर पा रहे, लेकिन पढ़ाई जरूर कर रहे हैं, जो कि सुकून देने वाला विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हमने ये रिपोर्ट दिखाई आपकी समझने के लिए, हमारे समझ के लिए भी। खास मेहमानों का पैनल है, मैं इंट्रोड्यूस करा दूं एक बार फिर से। और टेक्नोलॉजी के थोड़ा सा चैलेंजेस आ रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन है तो बहुत सी चीज़ें थोड़ा लॉक हो चुकी हैं और उनको हम ताला खोलने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ है विजय इंदर सिंगला साहब, कैबिनेट मंत्री हैं पंजाब सरकार में, PWD मिनिस्ट्री भी उनके पास है, एजुकेशन से जुड़ा महकमा देखते हैं। विजय इंदर सिंगला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया में। और आपको इस वक्त पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी, उत्तराखंड के दर्शक भी आपको देख रहे होंगे और जी सलाम के जरिए हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो भी आपको सुन रहे होंगे। मैं आपको एक सांसद के तौर पर भी कभी मैंने कवर किया होगा दिल्ली में आपको, और आपकी सौम्यता, सरलता, आपकी मुस्कान सब वाकिफ है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान कैसे आएगी मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि इस समय बड़ा चैलेंज है बच्चों के सामने। और दूसरा, कंवरपाल गुर्जर साहब मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन मेरी आवाज उन तक पहुंच रही नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी टीम लगातार कोशिश कर रही है। गुर्जर साहब पहुंच गई, अभी पहुंच गई। बहुत स्वागत है गुर्जर साहब के पास। शिक्षा, संस्कृति, वन मंत्रालय है, हरियाणा सरकार के बड़े मंत्री हैं, बड़ा ओहदा है। पिछली सरकार में भी विधानसभा स्पीकर रहे हैं, इस बार मंत्री बने हैं, 2 बार विधायक रह चुके हैं। और दूसरा, गुर्जर साहब का स्वभाव जो है ना, वो एक हरियाणा वाले जो होते हैं एकदम बड़े दबंग अंदाज में बोलते हैं, लेकिन वो स्वभाव में बहुत नरमी है। तो वो हम कहते हैं कि चलो अच्छा है, एक कंट्रास्ट है। आपके यूपी के नजदीक है ना। मैं यूपी और हरियाणा, इसके हिमाचल के नजदीक हूँ ना, दोनों के जी। हरियाणा और यूपी ना, हरियाणा और हिमाचल भी नजदीक हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एजुकेशन में तो थोड़ी सौम्यता होनी भी चाहिए, सरलता आपकी बहुत जाहिर है और मुस्कान आपकी बहुत मधुर है। फिरोज बख्श साहब हैं जो मौलाना आजाद नेशनल यूनिवर्सिटी है उर्दू की, उसके जो चांसलर हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो दादा थे, उनके मौलाना अबुल कलाम साहब के पोते हैं ये, तो इनके पास एक विरासत है बहुत बड़ी। राजेश सिंह जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चेयरमैन है कुंवर ग्लोबल स्कूल लखनऊ के,
इन्होंने मुझसे कहा कि दिलीप भाई साहब ये कार्यक्रम करना है, तो मैंने कहा भाई साहब जरूर होगा, क्योंकि आप खुद स्कूल के मालिक हैं और आप परेशान हैं, आप चिंतित हैं बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने फीस में 25% डिस्काउंट दिया और ट्यूशन फीस में, बहुत हम इनका सम्मान करते हैं। और एक खास मेहमान छत्तीसगढ़ से इस वक्त हमारे साथ हैं, आलोक शुक्ला जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन में। पिछले 6 साल से बहुत सारे नवाचार इन्होंने किए हैं। पढ़ाई तुहर द्वार एप्लीकेशन बनाने में इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं भी पुराना छत्तीसगढ़िया हूँ, मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ, तो आधा छत्तीसगढ़ मेरे पास है, आधा छत्तीसगढ़िया आधा बढ़िया। आप पूरे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। शुरुआत में करता हूँ, पूरा छत्तीसगढ़ आपके पास है। पूरा शुरुआत में करूंगा राजेश जी से। राजेश जी, आपसे जानना चाहता हूं कि एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए ओनर ऑफ ए स्कूल, आपकी चिंता क्या है? आपको फीस मिलनी चाहिए, आपके टीचर्स की सैलरी जानी चाहिए, आपके कर्मचारियों को उनके जो आपको फंड देने हैं, उनको पेंशन देनी है, जो भी व्यवस्था करनी है, पीपीएफ देना है, सब कुछ देना है। लेकिन इस दौरान टीचर्स के खर्चों के साथ साथ आपका पूरा स्टाफ है और पेरेंट्स पर दबाव नहीं डालना आपको। सरकार ने कहा है कि फीस आपको महीने के हिसाब से लेनी, वो भी ट्यूशन फीस। तो कैसे करेंगे व्यवस्था? निश्चित तौर पर हमारी सरकारों से ये वो है कि वो पेरेंट्स को भी ये एक मैसेज जाना चाहिए कि वो जो फीस सरकार ने निर्धारित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार का कि सरकार ने कहा कोई फीस नहीं बढ़ाएगा। तो जो फीस नहीं बढ़ाएगा, लेकिन जो फीस है वो जाना चाहिए, क्योंकि हर स्कूल की अपनी एक जनरल खर्चे होते हैं, वो मीट आउट करना पड़ता है, स्टाफ की सैलरी देना होता है। इसके लिए पेरेंट्स को भी जागरूक होना चाहिए और एक शिक्षा व्यवस्था में सहयोग के नाते उनको फीस जमा करना चाहिए। दूसरी एक जो प्रमुख बात है जो आप अभी कर रहे थे, इसको जो ऑनलाइन शिक्षा है इसको जनरलाइज नहीं करना चाहिए, इसको 3 कैटेगरी में बांटना चाहिए। यूपी में 8,500 माध्यमिक विद्यालय हैं, जिसमें से एक तो पब्लिक स्कूल हैं जो शहर के हैं, दूसरा जो बोर्डिंग स्कूल है। सरकार को आवासीय विद्यालय को प्रमोट करना चाहिए, जो क्वारंटाइन में होकर के बच्चे एक जगह रह सकें, एक जगह खेल सकें, क्योंकि शिक्षा केवल पढ़ाई की वस्तु नहीं है। स्कूल केवल पढ़ाई के लिए बच्चे नहीं आते, स्कूल में बच्चों का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है और साथ में बौद्धिक विकास होता है। तो हमें लगता है कि जो आवासीय विद्यालय हैं उनको सरकार को एक अलग कैटेगरी बनाना चाहिए, जो पब्लिक स्कूल्स है उसकी एक कैटेगरी होनी चाहिए, और जो स्कूल में अभी कंप्यूटर है नहीं, जहां पर बच्चे गरीब हैं, जो सरकारी स्कूल है माध्यमिक विद्यालय है, उसके लिए एक अलग नियम आना चाहिए। तो हमें लगता है ज्यादा न्याय हो पाएगा। 2 वरिष्ठ मंत्री मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक हरियाणा से है, एक पंजाब से। गुर्जर साहब, कैसे इसका समाधान हो? जो बात एक स्कूल के मालिक ने रखी है, स्कूल से जुड़े हुए शिक्षा जगत से, और मैं थोड़ा पर्सनली इसलिए भी जानता हूं कि मैं इनसे जब मिला तो मुझे लगा नहीं कि ये बिजनेसमैन है, और मैंने इनसे कहा कि यार सब लोग तो पैसा कमाने के लिए आते हैं, तो आप ये फीस में माफ क्यों कर रहे हैं, 25% डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं? तो अब इसके पीछे की कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगा। गुर्जर साहब, जो चिंता है, मैकेनिज्म क्या होगा? लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, किसी के पास डेस्कटॉप नहीं होगा, किसी के पास लैपटॉप नहीं होगा। आईफोन भी होंगे तो वो फोन, स्मार्टफोन होंगे तो वो आईफोन नहीं होंगे, या अच्छे फोन नहीं होंगे, हो सकता है बेसिक फोन हो। कैसे आप मीट आउट करेंगे इस पूरे चैलेंज को? देखिए, एक तो जो हमारे यहाँ है ना जी, हमारे यहाँ 4 चैनल तो हमारे अपने ही हैं, सरकार के ही, एजू हरियाणा के नाम से। तो वो 4 चैनल से तो हम अपने आप उससे ही दे रहे हैं, और वो जितने भी केबल टीवी हैं हमारे, सब के सब केबल वाले हैं, तो उनके साथ हमारी बात हुई है सबके साथ, तो सब के सब दिखा रहे हैं सारे कार्यक्रम को। इसके साथ साथ जो आपने हमसे बात नहीं की मंत्री जी, आप हमसे भी बात कर लीजिए, हम भी आपको 1 घंटा दे देंगे पढ़ाई के लिए, जो समय आप चाहेंगे वो दे देंगे हम। जी, उसकी मैंने अपील की थी केंद्रीय मंत्री जी से, और हमने कहा था कि मस्ट कैरी में आप इसको करा दें हमारे को, तो सारे चैनल पे सब पे आ जाएगा। और अब आपने ये ऑफर दी तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपका भी इसका। तो स्वयं प्रभा जो है उसके 36 चैनल हैं, तो उसने हमें 4 घंटे दिए, 2 घंटे सुबह के और 2 घंटे शाम के। तो वो जो सुबह जो पढ़ाते हैं तो उसके बाद दोबारा उसको रिपीट भी करते हैं, रिवाइज करते हैं उसको दोबारा, तो वो भी चलता है। और उसके साथ ही जैसे ही पाठशाला है, दीक्षा है, जैसा अभी आपको बच्चे बता भी रहे थे, तो वो भी सारे के सारे से सहयोग ले रहे। एक हमारे यहाँ संपर्क बैठक के नाम से, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है, वो 5वीं तक की क्लास के लिए ही है, और वो अच्छा चल रहा है। और उसके साथ ही एक हमने ब्राइट ट्यूटी नाम से एक ऐप जारी किया था, वो हमारा हरियाणा एजुकेशन बोर्ड का ही है,
और उसमें 9th और 10th के लिए हम दे रहे सारा। उसमें हमारे 5 विषय हैं, मैथ है, अंग्रेजी है, हिंदी है और साइंस है, सामाजिक है, सारे सब्जेक्ट का हम उसमें कर रहे हैं। इसके साथ ही टीचर ने भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए रखे और वो भी उसके साथ काम कर रहे हैं। और साथ ही अगर इसमें कोई समझने की जरूरत पड़ती है बच्चे को तो वो अपने टीचर से संपर्क भी कर सकता है। उनके नंबर भी सारे हमने जी बच्चों के पास भी है और टीचर के पास भी सारे नंबर हैं ताकि वो ठीक तरीके से उसमें मदद ले सके। जी, इस बार मैं सिंगला साहब आपसे सवाल करूं उससे पहले मैं एक नए मेहमान को इंट्रोड्यूस कर दूं। उत्तराखंड सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत साहब हमारे साथ हैं। पहली बार विधानसभा चुनकर पहुंचे हैं, संगठन के आदमी हैं, सौम्य सरल हैं, काफी महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास हैं। डॉक्टर साहब से मैं सवाल पूछूंगा, खुद PhD हैं। सिंगला साहब, जो बड़ा चैलेंज आ रहा है, आप तो खुद समझ रहे हैं कि कैसे आपको व्यवस्था बनानी है। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, क्योंकि जैसा राजेश जी ने कहा कि एक तो आपके बोर्डिंग स्कूल्स हैं, दूसरे आपके पब्लिक स्कूल हैं, तीसरे आपके सरकारी स्कूल्स हैं और बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर कोई मैकेनिज्म और कोई व्यवस्था नहीं है। वो क्या करेंगे? तो आपकी सरकार का रोड मैप क्या है? क्योंकि कोरोना जो है या कोविड-19 का जो इफेक्ट है वो जल्दी खत्म होगा ऐसा लगता नहीं, क्योंकि हमको सतर्कता बरतनी होगी और बच्चे घरों में लॉकडाउन हैं तो बच्चों को पढ़ाई के लिए चिंता भी है, माँ बाप को भी तनाव है। तो आपकी सरकार कैसे प्रयास कर रही है इससे निपटने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद आप कि आपने शिक्षा के लिए एक बहुत अच्छी के ऊपर पढ़ाई को करने के लिए आपने हम सबको ऑफर दिया है। तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हम सब लोगों ने HRD मिनिस्टर का VC हुआ था 3 दिन पहले, तो सब लोगों ने इस बात को जाहिर रखा था जोर से कि हम भारत सरकार आज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है, उसको देखते हुए भारत सरकार सबको आदेश करे, सभी टीवी चैनल्स को, कि वो अपने अपने चैनल्स के ऊपर 2-2, 3-3 घंटे सभी सरकारों को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को फ्री दें, ताकि हम वो जो शिक्षा का कार्य है उसको हर बच्चे तक, हर अध्यापक तक पहुंचाने का हम काम कर सकें। सो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मेरे जो सभी सहयोगी अलग अलग प्रदेशों के शिक्षा मंत्री यहां पर हैं वो भी मेरे साथ इस बात पे सहमत होंगे कि जैसे आपने इंटरनेट स्पीड की बात की है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो सरकारी स्कूल हैं, जिस स्कूलों को हम देखते हैं सरकार के रूप में या सरकार की तरफ से हमारी जिम्मेवारी होती है, वहां पर ज्यादातर गरीब लोग ही आकर वहां पर पढ़ाई करते हैं। तो एक तो मैं ये जरूर समझता हूं कि सर्व शिक्षा अभियान, जो समग्र शिक्षा अभियान है, उसके माध्यम से कम इन बच्चों के लिए कोई ना कोई डाटा पैक का इंतजाम हमें करना चाहिए। अगर ये लॉकडाउन सितंबर अक्टूबर तक बहुत लंबा चले जाता है तो हमें इसका समाधान करना चाहिए, ताकि ये SSA के माध्यम से कुछ पैसा पैक के लिए दिया जाना चाहिए। और उसी प्रकार से जैसे मैंने चैनल्स की बात रखी, इसी प्रकार से मैं टीवी रेडियो की भी बात कहना चाहता हूं, ताकि जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे तब तक हम अपनी शिक्षा गरीब आदमी के घर तक पहुंचाने में 100% पहुंचाने में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है किसी प्रदेश के पास अपने चैनल हो चलाने के लिए। मैं तो भारत सरकार के HRD मिनिस्टर को यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस वक्त में प्रधानमंत्री जी से बात कर अगर कोई प्रदेश अपना चैनल बनाने के लिए अनुमति मांगता है, इस चीज को देखते हुए उनको अनुमति भी देनी चाहिए, चाहे वो रेडियो चैनल की बात हो चाहे वो टीवी चैनल की बात हो, ताकि हम इस लॉकडाउन की स्थिति जो किसी ने समझी नहीं थी, ये कोरोना की महामारी की स्थिति समझी नहीं थी, उसके अंदर हम सब लोग मिलकर काम कर सकें। और एक बात जो आपने कही कि आप पंजाब में क्या सोच रहे हैं, हमने अपनी समर वेकेशन को एडवांस कर दिया था ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। उसको देखते हुए हमने पंजाब के अंदर एक बहुत अच्छा ऑनलाइन कंपटीशन बच्चों के लिए एम्बेसडर्स ऑफ होप के तहत हमने चलाया है। उसका मैं अभी सभी सहयोगी मंत्री साहबानों को इसलिए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपने प्लेटफॉर्म दिया है इतने प्रदेशों के मंत्री साहबानों के साथ एकजुट होकर बात करने का। 5 दिन पहले हमने पंजाब के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया। एक ही मकसद था कि जो बच्चे घर में 1 महीने से बैठे हैं लॉकडाउन में, उनके मन के अंदर जो पोटेंशियल या उनके अंदर जो टैलेंट और इंटेलिजेंस लेवल होता है उसके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है, और उसको पॉजिटिविटी के अंदर कन्वर्ट करने के लिए बच्चे 1-1 मिनट से लेकर 3 मिनट का वीडियो अपलोड करेंगे और हमारे साथ #एम्बेसडर्स ऑफ होप के साथ जोड़ेंगे। और मैं कहना चाहता हूं
बता के मुझे इस बात की खुशी भी हो रही है कि आज शाम तक 40,000 बच्चों ने उस कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया और अभी 2 दिन का उसके अंदर वक्त बाकी है। तो शायद हर प्रदेश के अंदर कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम अगर चलेगा तो आज जो बच्चे घर में बैठे हैं उसके साथ उनके माता पिता भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनके अध्यापक भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनके भाई बहन और उनके दोस्त सभी लोग इसके अंदर जुड़ जाते हैं इस कार्य के अंदर। तो सबका माइंड जो बच्चे के माइंड के अंदर जो ये सहयोग मिलने से निश्चित तौर पर घर पर भी पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स भी उसमें इन्वॉल्व है, उनके बड़े भाई जो है वो भी इन्वॉल्व है और हेल्प उसकी जरूर की जाए, बच्चों की जरूर की जा रही होगी। हमारे साथ धन सिंह रावत भी जुड़े हुए हैं। धन सिंह रावत जी, तमाम कवायतें, तमाम कोशिशें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र के नजरिए से हम बात करते हैं, उत्तराखंड के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो कई चुनौतियां हैं। इस लॉकडाउन से हटकर अगर हम बात करें तो भी बहुत चुनौतियां हैं शिक्षा को लेकर, लेकिन इस समय पर ऑनलाइन एजुकेशन जब पहाड़ों में बच्चों तक पहुंचाई जा रही है तो उसकी कोशिश किस तरीके से चल रही है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिन पर स्मार्टफोन तक नहीं है, उन तक ऑनलाइन एजुकेशन कैसे पहुंचेगी, ये एक बेहद बड़ी चुनौती होगी उत्तराखंड में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा विषय आज सारे दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया है। जहां तक उत्तराखंड सरकार का सवाल है, उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था का सवाल है, तो हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई तो शुरू कर दी है जी। हम लोगों ने दूरदर्शन से भी अपने कोर्स चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लगभग 52% बच्चे ही ऑनलाइन पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क की भी प्रॉब्लम है। पहाड़ में बच्चों के पास स्मार्टफोन भी नहीं रहते हैं, कई बच्चे गरीबी बच्चे पढ़ाई करते हैं, उनके घर की स्थितियाँ में बहुत भिन्न हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें हम कई अन्य विकल्पों पे विचार कर रहे हैं। और जहाँ तक उत्तराखंड सरकार का सवाल है, तो हमने अब जो भी हमारे ज़िले हैं, जो ग्रीन ज़िले हैं, वहाँ हमने बच्चों के लिए अब किताबें, जो जितनी भी बुक सेलर की दुकानें वो खोल दी हैं। दूसरा, हमने सारे टीचर्सों से निवेदन किया है, चाहे हमारे प्राइमरी एजुकेशन के हों, चाहे माध्यमिक शिक्षा के हों, चाहे उच्च शिक्षा के हों, चाहे टेक्निकल शिक्षा के हों, सब टीचर को ये कहा है कि आप बच्चों से सीधे संपर्क में रहें। और आजकल टीचर्स बच्चों को डेली गृह कार्य भी दे रहे हैं, बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन ये टफ काम है कि हर बच्चा जो है ऑनलाइन पढ़ाई करे, इसमें कहीं ना कहीं संदेह है अभी जी। हमने भारत सरकार से भी बात की है। यूजीसी के जो 35-36 चैनल चल रहे हैं, उनमें उच्च शिक्षा में तो ये परसेंटेज ठीक है कि वहाँ ऑनलाइन पढ़ाई काफ़ी हो सकती है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा और विशेषकर बेसिक शिक्षा में तो गांव में बहुत बड़ी दिक्कतें भी हैं। सर माफ कीजिएगा, बीच में मैं आपको रोकना चाह रही हूँ। सर मेरा एक सवाल कर रहे हैं कि हमारे धन सिंह रावत जी, मेरा एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से बाकी गवर्नमेंट की तरफ से ये कोशिश शुरू की गई है कि दूरदर्शन पे भी बाकायदा बच्चों को स्टडी कराई जा रही है, तो उत्तराखंड में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये एक बेहद अच्छा प्लेटफॉर्म होगा। अगर आपके पास सेलफोन नहीं है, एंड्रॉइड फोन नहीं है, आप उससे पढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन टीवी दूरदर्शन की रीच जरूर है लोगों के घरों तक। हमने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया है कि दूरदर्शन से हमारे बच्चे जो है लगभग 15 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं हम दूरदर्शन के माध्यम से। और एक हमने और अच्छा प्रयास किया है कि एडुसेट के माध्यम से जो हमने लेक्चर टीचर्स के बनाए थे, वो भी हम दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को दे रहे हैं। तो ये प्रयास हमारा 15 दिन हो गए हैं इसको जो हम चला रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये पर्याप्त व्यवस्था नहीं है अभी। हमको कई विकल्पों पे और प्रयास करना पड़ेगा। और हमने सारे टीवी चैनलों के जो हेड हैं उनसे भी बात की है कि अगर 1-1, 2-2 घंटे, जो अभी हमारे हरियाणा के मंत्री भी कह रहे थे, पंजाब के मंत्री भी कह रहे थे, तो हमने भी अपने प्रदेश में बात की है कि अगर वो बच्चों के लिए 1-1 घंटे भी अपने चैनलों के माध्यम से पढ़ाई के सिलेबस दे सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत एक काम अच्छा हो सकता है। धन सिंह जी, मैं आपके पास फिर वापस लौटूंगा। इस समय चल रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़। आलोक शुक्ला जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल एजुकेशन के छत्तीसगढ़ सरकार में, और नवाचार के लिए जाने जाते हैं। पढ़ाई तुहर द्वार एक एप्लीकेशन उन्होंने बनाया था। आलोक जी, मैं आपसे पूछूंगा कि बदलते दौर में टेक्नोलॉजी, जो माँ बाप बच्चों को कहते थे कि आप टैब से दूर रहिए, आईफोन से दूर रहिए, स्मार्टफोन दिन भर ना देखिए, या आप टीवी में घुसे रहते हैं, आप दिन भर कार्टून चैनल देखते हैं, अब वही माँ बाप कह रहे हैं कि भाई आपको सीखना पड़ेगा। आप एज ए पेरेंट नहीं, एज ए एजुकेटर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो ये कहना है कि
जी, मेरा ये कहना है कि जहां तक डिवाइस का सवाल है, तो डिवाइस कोई भी हो उससे अंतर नहीं पड़ता, मीडियम कोई भी हो उससे अंतर नहीं पड़ता। आखिरकार पुराने जमाने में कागज पे किताबें होती थी, उसके बाद हमने किंडल पे और स्मार्टफोन पे किताबें पढ़ना शुरू कर दिया, और जहां एक एक छोटे से स्मार्टफोन पे 1,000 किताबें आ जाती हैं, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग तो हमें करना ही चाहिए। और मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि छत्तीसगढ़ में हमारा ये प्रयोग बेहद सफल रहा है। हम लोगों ने पढ़ई तुहर द्वार, जो छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, उस नाम से एक पोर्टल शुरू किया था, जो किसी को भी cgschool.in ये हमारा URL है, इस पर सबको उपलब्ध है। और बल्कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है, कम से कम हिंदी भाषी लोग के, हिंदी भाषी प्रदेशों के सभी लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका हिंदी में मतलब बताइए। हमने हमारे आपको जानकर खुशी होगी, इसका हिंदी में मतलब बताइए। 20 लाख तो स्टूडेंट्स और लगभग 2 लाख टीचर्स इसके अंदर जुड़ चुके हैं, और ये सब लोग मिलकर के पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं। आलोक जी, एक छोटी सी चीज कह के बात पूरी करूंगा। आलोक जी, कि पढ़ाई का मतलब केवल ऑनलाइन क्लास नहीं है कि आपने इंटरैक्टिव क्लास भर कर ली। पढ़ाई का मतलब ये भी है कि हमारे टीचर छोटे छोटे वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें ज्यादा डेटा नहीं लगता। अगर आप आधा घंटा का क्लास करेंगे तो उसमें 1 GB डेटा लगेगा, लेकिन अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो मुश्किल से 25 MB डेटा लगता है उसमें। तो ये भी हम कर सकते हैं। आलोक जी, ये पढ़ाई तुहर द्वार, तो हमारे जो पैनल में मंत्रीगण जुड़े हुए हैं या और भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनको बताइए ना कि ये इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में। जी, छत्तीसगढ़ी में तुहर मतलब आपके, और द्वार मतलब आप सब जानते हैं दरवाजा, आपका, आपकी ड्योढ़ी, और पढ़ाई तो पढ़ाई है, तो आपके घर पर ही पढ़ाई हो जाएगी, आपको पढ़ने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यही इसका छत्तीसगढ़ी में मतलब है। और इसमें हम लोगों ने, और दूसरी मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरी वेबसाइट, पूरी चीज हम लोगों ने इन हाउस डेवलप की है। आपको आश्चर्य होगा जानकर के कि इसमें अभी तक का टोटल खर्चा केवल 3.5 लाख रुपए हुआ है। सिंगला साहब, इन हाउस पूरा काम हुआ है, हम लोगों ने कोई किसी को ठेका नहीं दिया। सिंगला साहब, और सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, जिसका बहुत अच्छा परिणाम निकल रहा है। हमारे टीचर इतने उत्साहित हैं, हमारे बच्चे इतने उत्साहित हैं इसको लेकर के, कि मुझे लगता है कि कोरोना के समय तो ये काम आएगी ही, लेकिन कोरोना के बाद भी इसका उपयोग वो लोग करेंगे। हमने एक ये इसमें प्रयोग किया है कि जो नॉर्मल जो हमारे फिजिकल स्कूल होते हैं, उनका एक एक्सटेंशन करके वर्चुअल स्कूल बनाया है। सिंगला साहब, उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और उसी स्कूल के टीचर वर्चुअली एक समूह में बन जाएंगे, जैसे फेसबुक में समूह होता है या व्हाट्सएप में समूह होता है। और हम लोगों ने ये प्लान किया है कि जब स्कूल खुल भी जाएंगे तो इस वर्चुअल स्कूल के माध्यम से स्कूल के बाद के समय में भी इसमें पढ़ाई हो सकती है। जी, विजय जी, इंदर सिंगला साहब, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो आजकल जो चुनौती है, हम दुनिया भर के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स प्रोफेशनल हमने डेवलप किए। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं चले जाएंगे, तो चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या चाहे आपका बेंगलुरु में जो कंपनियां काम कर रही हैं, सब में भारतीय जो प्रतिभाएं हैं वो सामने हैं। लेकिन हम डिपेंडेंट क्या होते हैं? MS टीम पर डिपेंडेंट है, गूगल पर डिपेंडेंट है। हमने अपना कोई मैकेनिज्म क्रिएट नहीं कर पाए। आज आपके सामने एक बड़ी चुनौती है। आप न केवल सरकार के मंत्री हैं, बड़ा ओहदा आपके पास है, आप लोगों को दिशा दिखानी है। तो आपको नहीं लगता कि हम सबको मिलकर, पूरे राज्यों को मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा और हमको अपने एजुकेशन मॉडल्स और एजुकेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करने होंगे? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और वैसे भी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार और प्रदेशों की सरकार, जब शिक्षा की बात आती है तो सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कशन के साथ ही बात करते हैं। और ये एक मजबूती की बात भी होती है, क्योंकि हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने फ्यूचर को बिल्ड करने का कार्य करते हैं। ये नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे आपने कहा कि सिलिकॉन वैली के अंदर और बड़ी बड़ी जगह गूगल के अंदर जाकर भारतीयों ने जाकर बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसका मतलब यहां पर शिक्षा का, पहले भी शिक्षा की शक्ति बहुत ताकतवर थी। आज ये कोरोना की महामारी के माध्यम से नई परिस्थितियां हमारे सबके सामने आई हैं, तो मैं बहुत खुशी से कह सकता हूं, आपको जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि 15-20 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर नई दिशा हम सबके आगे जो चुनौती है उसके लिए भी निकल कर आ जाएगी। अच्छा, आप तीनों मंत्रियों से एक सवाल है, एक एक करके जवाब दीजिएगा। पहले सिंगला साहब देंगे, फिर गुर्जर साहब देंगे, और फिर धन सिंह रावत जी देंगे, और फिर मैं फिरोज बख्श साहब को जोड़ूंगा और राजेश सिंह जी को जोड़ूंगा। सबसे नीचे की प्रायोरिटी पर क्या है? एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ है, सबसे नीचे की प्रायोरिटी पर आता है साहब, आप ये मानेंगे? और आज
कोरोना ने हमको सिखाया, कोविड-19 ने, कि आप अपने सरकारी अस्पतालों को मजबूत कीजिए, उन नर्सेस को, उनके स्टाफ को या डॉक्टर्स को, उनको भगवान मानिए, और एजुकेटर्स जो हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे प्राइवेट वाले हो, चाहे सरकारी वाले हो, सबको सुविधाएं दीजिए, उनका खून मत चूसिए। क्योंकि हालत ये हो गई है कि अगर गांव में जानवर गिनने की गिनती करना है तो आपको शिक्षक भेजने हैं, आपको जनसंख्या की गणना करनी है तो शिक्षक भेजने हैं, आपको और भी कोई काम कराना तो शिक्षक भेजने हैं। सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का अगर कोई काम है तो वो आप शिक्षक को दे देते हैं। मैं आप तीनों से दिल की बात पूछ रहा हूं, मैं आपके दिल में क्या है कि आप मंत्री बने बैठे हुए, आप डॉक्टरेट हैं, आप सांसद रहे हैं, आपके पिताजी सांसद रहे हैं, धन सिंह रावत साहब डॉक्टर हैं, गुर्जर साहब मुस्कुराते हैं तो लगता है कि कातिल मुस्कान है। मैं खुल के पूछ रहा हूं, नेता के तौर पर नहीं पूछ रहा हूं, मैं एक सामान्य जनसाधारण के तौर पर पूछ रहा हूं साहब, कि आखिर आपकी प्रायोरिटीज हैं क्या? पब्लिक को क्या पता चले? ना हेल्थ में आपके पास फंड है, ना एजुकेशन में आपके पास कोई प्रायोरिटीज सेट है। ये तो आज हमारी पोल खुल रही है, हम सब दुनिया के सामने एक्सपोज हो रहे हैं कि ना हमारे पास कोई मैकेनिज्म बन पाया, ना हम प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाए। आज ये चुनौती आई है। मैं नहीं कहूंगा कि आप जिम्मेदार हैं, मैं कहूंगा कि हम सब जिम्मेदार हैं। सिंगला साहब शुरू करिए आप। आपने ये ठीक कहा कि सभी प्रदेशों के अंदर जब शिक्षक की बात आती है, अध्यापक की बात आती है, उससे बहुत तरह का काम लिया जाता है और मैं इस बात के सहयोग में नहीं हूं। इसीलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब उन्होंने पंजाब के अंदर इस बार 2017 में सत्ता संभाली तो पूरे हर गांव के अंदर हमें जीओजीज को हमें एक नौकरी दी, गार्डियंस ऑफ गवर्नेंस कहकर। सभी लोग जो फौज के अंदर काम कर कर रिटायर होकर या वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर वापस आ गए थे और उसी गांवों से थे, तो उनको हमने जिम्मेवारी देकर सरकार के तरफ से उनको एक ऑनरेरियम देकर उसके अंदर रखा, ताकि वो लोग ऐसा कोई जो कार्य सरकार का समय समय पर आता है उनके माध्यम से सरकारी वो काम करवाया जा सके। और हमारी अभी भी ये बातचीत हमारी सरकार के अंदर है कि जो काम अध्यापकों के माध्यम से करवाया जाता है उनको भी थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर शिफ्ट किया जाए, ताकि उनकी बेटर यूटिलिटी भी हो सके और साथ में जो हमारा टीचर है उसके ऊपर जितना लोड है वो ना हो सके। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पश्चात के अंदर जब तक कोरोना की महामारी की सिचुएशन हम सबके सामने नहीं आई तो बहुत सारे प्रदेशों ने हेल्थ के ऊपर और शिक्षा के ऊपर काम नहीं किया। पर लेकिन जहां तक हमारे पंजाब की बात है, मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि जब मुझे सांसद बनने का मौका मिला तो एक बॉम्बे का टाटा का कैंसर हॉस्पिटल हम लेकर पंजाब में आए, एक पीजीआई चंडीगढ़ का एक दूसरा अस्पताल हम संगरूर में पंजाब में लेकर आए, और अभी एक नया एम्स का हॉस्पिटल बठिंडा में बनने जा रहा है तो वो आया है। तो बहुत सारा काम हुआ है और बहुत सारा काम अभी होना बाकी है। और ये कोरोना ने हम सब लोगों को ये बात समझाई है कि शिक्षा और सेहत जो दो चीजें एक आदमी की जिंदगी के साथ, आदमी के फ्यूचर के साथ जुड़ी हैं, वो हमारी सभी प्रदेशों की सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा बजट ये दोनों क्षेत्र के अंदर एलोकेट होना चाहिए, ताकि सभी सरकारें, सभी प्रदेश ये दोनों चीजों के अंदर सक्षम हो सकें। और इन प्रदेशों के अंदर जो फ्यूचर निकल के आता है, बच्चे जो निकल कर आते हैं, जो आने वाले समय में हमारे प्रदेश का और देश का भविष्य होते हैं, वो लोगों को ये सारी चीजों की जो सपोर्ट है वो मिल सके। कंवरपाल जी। जी देखिए, जो आवश्यकता है ना वो आविष्कार की जननी है। और अब जिस प्रकार की समस्या हमारे सबके सामने आई, शायद ये जो कुछ हम आज करने लग रहे हैं शायद ये आने वाले 5 साल में या 10 साल में शायद हम शुरू करते हैं। लेकिन अचानक इस प्रकार की परिस्थिति आई कि हमें सारा का सारा ये ऑनलाइन एजुकेशन और दूसरा सारा काम हमको करना पड़ा। एक मजबूरी है कि हमारे सामने कि हमने करना पड़ा। और आने वाले टाइम में जैसे आपने टीचर के बारे में कहा कि जितने भी काम होते हैं सारे हमारे टीचर के जिम्मे ही होते हैं, तो अब धीरे धीरे उन कामों को हम घटाते जा रहे हैं। जैसे अभी कुछ काम हमने आंगनवाड़ी के से लेने शुरू कर दिए, आशा वर्कर से और दूसरे जो एम्प्लॉइज हैं उनसे लेने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उन कामों को हम करते जा रहे, कम करते जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले टाइम में टीचर के पास मैक्सिमम काम जो होगा वो एजुकेशन देने का काम ही होगा बच्चों को। और जो हेल्थ के बारे में आपने बात की, हेल्थ के बारे में हमने काफी सुधार हरियाणा में किया। और इस जो मुश्किल दौर है इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा हरियाणा का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है। हालांकि दिल्ली के 3 साइड में हरियाणा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसे सारा कुछ ले लिया, उसके बावजूद भी हमने बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की। कंवरपाल जी फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है? हाँ जी कंवरपाल जी, फर्स्ट डिवीजन है या सेकंड डिवीजन है? दोनों व्यवस्थाओं में नहीं,
फर्स्ट डिवीजन में ही है जी हम। विरोधी नहीं मानते? कोरोना वाले मामले में विरोधी तो आपको फेल कर पूरे देश में केरल हमारे से आगे है, बाकी सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे ठीक हुए जी। विरोधी तो आपको फेल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप फेल हैं। तो जहां कौन कह रहे जी? आपके विपक्षी कह रहे हैं फेल हैं आप। विरोधियों को तो काम होता नहीं, है। देखिए विपक्षी कुछ भी कहे, जो सामने चीज है वो तो सबको दिखाई देती है। पूरा देश इस बात पे बात को महसूस कर रहा है कि हरियाणा ने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया कि हरियाणा दिल्ली के 3 साइड में होने के बावजूद भी, जो हालत दिल्ली की है उसके बावजूद भी हमने जिस प्रकार से कंट्रोल किया, जैसे तबलीगी जमात थी वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ थी, उसके बावजूद भी हमने कंट्रोल किया। दिल्ली से लोग आए उनको भी कंट्रोल किया, और आज भी सारी स्थिति, जैसे नंदेड़ साहब से अभी लोग आए उनकी वजह से भी कोई दिक्कत आई, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हमने कंट्रोल किया। आपने अभी मेडिकल के बारे में पूछा था, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा उसके बारे में, लंबी बात ना करते क्योंकि टाइम सबको लेना है थोड़ा थोड़ा। तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोल देंगे, और अभी हमने 3 कॉलेज की हमने घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया है। तो एक स्थिति इस प्रकार की खराब हुई नहीं तो हमने उस पर काम भी शुरू कर दिया है, और हमें उसकी तरफ आगे बढ़े भी हैं। और एक जैसा अभी मेरे से पूर्व मंत्री जी ने कहा कि अमेठी में अपना हमारा एक एम्स मंजूर हो गया, और झज्जर में एक एम्स की एक ब्रांच जो है वो हमारी मंजूर है, जिसमें काम शुरू हो चुका है। तो इस हेल्थ के क्षेत्र में भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है हमारी। रावत साहब, हेलो जी। रावत साहब, अब तो दिल्ली से भी पहाड़ नजर आ रहे हैं, तो आप पहाड़ों तक कैसे पहुंच पाएंगे एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में? देखिए, जो आपने प्रश्न उठाया वो नीतिगत अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वाकई टीचरों की सभी पूरे देश में ये दिक्कत है कि उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और आज तक के दोनों सेक्टर जो है राज्य सरकारों में भी थोड़ा सी सेकंड प्रायोरिटी के थे, ये मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड सरकार का सवाल है, तो देखिए हम लोगों ने आज 100% प्राचार्य हमारे कॉलेजों में है, आज 92% फैकल्टी हमारे विश्वविद्यालय और कॉलेजों में है। तो आपके पीएचडी होने का फायदा मिल रहा है कि आज़ादी के बाद शिक्षा में जितना काम इस सरकार में उतना काम आज तक कभी नहीं हुआ है जितना इस सरकार में। रावत साहब, आपकी डॉक्टरी का फायदा मिल रहा है? लगभग 6000 टीचरों की आपके डॉक्टरेट होने का फायदा मिल रहा है? निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 92% फैकल्टी आज उत्तराखंड राज्य सरकार के पास है, प्रोफेसरों की, असिस्टेंट प्रोफेसरों की और टीचरों की आज हमारे पास है। कहीं पूरे देश में इतनी फैकल्टी कहीं नहीं जितने उत्तराखंड राज्य में है। जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, तो हमारे उत्तराखंड में एम्स ऋषिकेश में है, हमारे पास 6 मेडिकल कॉलेज हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने हर जिला हॉस्पिटलों में जो है बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। हम लोगों ने लगभग 550 डॉक्टरों की नियुक्ति हमने इन 2 सालों में की है अभी तक उत्तराखंड राज्य में, जो कि सबको परमानेंट कर दिया गया है। एक और तो मेहमान से इस समय 82% डॉक्टर आज अवेलेबल है हमारे पास जी। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, धन सिंह रावत जी, आपके पास लौट रहा हूँ। 2 मेहमान अभी इस समय हमारे साथ नई मेहमान जुड़ रहे हैं। आराधना शुक्ला जी हैं, 1989 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं, तेज तर्रार आईएएस ऑफिसर हैं, पहले पीडब्ल्यूडी और परिवहन जैसे मंत्रालय संभाल चुके हैं। और जो नकलविहीन शिक्षा का मामला जो आप देखते हैं कि चर्चा में आया था कि नई सरकार आने के बाद कि एजुकेशन सेक्टर में एक बड़ा चेंज आया है, वो है नकल माफिया पर लगाम कसना। और अनुराधा जी उसके लिए आपको श्रेय जाता है, आपके मंत्री को श्रेय जाता है। लॉकडाउन में एक चैलेंज आपके सामने आया है, और मेरे साथ फिरोज वक्त साहब भी हैं। मैं आपसे सवाल ये करूं कि मैं अभी पूछ रहा था कि आप तो चूंकि ब्यूरोक्रेट हैं, आपको कोई भी डिपार्टमेंट दिया जाएगा, आपको परफॉर्म करना है। इस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये है आराधना जी कि एजुकेशन सेक्टर में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। राजेश सिंह जी ने कहा कि एक बोर्डिंग स्कूल का लेवल है, एक पब्लिक स्कूल का लेवल है और एक सरकारी स्कूल का सिस्टम है। ना तो वहां पर इतनी बड़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है यूपी जैसे राज्य में, जिसमें अगर दुनिया के मुल्कों की बात करूं तो कई मुल्क समझ आएंगे, इतना बड़ा प्रदेश है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कितनी बड़ी चुनौती है स्कूल एजुकेशन को लेकर। पेरेंट्स बेहद परेशान है। अगर मैं हायर एजुकेशन की बात करूं तो चलिए बच्चे बड़े हो जाते हैं, कुछ समझदार हो जाते हैं। अब यहाँ तो हालत यह है कि उन बच्चों को टीचर भी नहीं संभाल पा रहे हैं, माँ बाप भी नहीं संभाल पा रहे हैं। आप संभाल पाएंगे कैसे? आपको मेरी आवाज सुनाई दे? जी, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही जी।
नहीं, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। बहुत ही बड़ी चुनौती है हम लोग को इतने बड़े राज्य में, जहाँ पे 4 करोड़ से ज्यादा बच्चे हैं, प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी तक। मैं माध्यमिक शिक्षा देखती हूँ, पर माध्यमिक शिक्षा में भी ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जिसमें प्राइमरी संबद्ध है, तो वो सेक्टर भी हम लोग को देखना पड़ता है। तो ये चुनौती तो बहुत बड़ी है, और ये पहली बार उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने इस चुनौती को, हम लोग ने इसको ठाना है, और इसमें हम लोग ने प्रयास किया है कि हम हर बच्चे को किसी तरह पहुंच जाएं। तो आपको खुशी होगी ये जान करके कि हम लोग ने जो पहल किए हैं, उसमें एक पहल हम लोग ने व्हाट्सएप वर्चुअल क्लास का एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें अभी तक हमने करीब 2,15,000 व्हाट्सएप ग्रुप बना करके 2,82,000 टीचर और 54 लाख से ज्यादा बच्चों को जोड़ लिया है। और इसमें हम लोग इंटरैक्टिव रखते हैं, इसमें हमारे अफसर भी जाते हैं, ग्रुप्स एंटर करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं। इसके साथ साथ एक पहली बार हम लोग ने दूरदर्शन पे क्लासेस ट्रांसमिट करना शुरू करा है, क्योंकि ऐसा लगा कि हो सकता है, और है भी, कि बहुत सारे ऐसे भी परिवार होंगे जहाँ पे स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्र होंगे जहाँ पे कनेक्टिविटी कम है। तो दूरदर्शन की कनेक्टिविटी क्योंकि हर जगह होती है, और हर बच्चे को शायद सहूलियत होगी दूरदर्शन देखने में, हम लोग ने सुबह 11 बजे से दूरदर्शन पे क्लासेस प्रारंभ कर दी हैं, जिसके लिए पूरे विभाग में, क्योंकि हमारे पास अभी तक कंटेंट नहीं था, हमको कंटेंट भी बनाना पड़ा और उसको हमको एयर भी करना पड़ा। हम लोग ने ये भी किया है कि जो हमारी वेबसाइट है उसमें हमने सब बच्चों को ई बुक्स के माध्यम से टेक्स्ट बुक्स ऑलरेडी पहुंचा दी। ये भी हम लोग ने प्लान किया है कि जहाँ पे बच्चे बिल्कुल ही इन सब माध्यमों से बिल्कुल वंचित है, वहाँ पे जो डिस्टेंस लर्निंग का हमारा एक सेक्शन है, उसमें जो मटेरियल है वो किसी तरह उन बच्चों तक पहुंचा दें, जैसे कि वो सेल्फ स्टडी कर लें, स्वयं अध्ययन कर सकें और कुछ पढ़ सकें। तो है तो बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज। इसके साथ साथ भारत सरकार ने भी बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे दीक्षा ऐप है, दीक्षा पोर्टल है, उस पे भी बहुत सारा कंटेंट है जो बच्चों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। पर जो हम लोग की दूरदर्शन की क्लासेस हैं और जो हमारी व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस हैं, उससे जो मॉनिटरिंग हम लोग को पता चल रही है कि हजारों लाखों की संख्या में बच्चे वो देख रहे हैं और उससे उनको लाभ मिल रहा है। जी अनुराधा जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। अनुराधा जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ फिरोज बख्श साहब जुड़े हुए हैं। काफी देर से मुझे लग रहा था कि आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। बख्श साहब, बहुत देर से मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन दुरुस्त आऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप चांसलर हैं, हैदराबाद की नेशनल यूनिवर्सिटी है जो उर्दू से रिलेटेड है, और आपका बड़ा लंबा कैरियर है एजुकेशन के मामले में। आप मौजूदा हालात में किस तरह का सजेशन देना चाहेंगे सरकार के नुमाइंदों को? विजय इंदर सिंगला साहब हैं, धन सिंह रावत साहब हैं, गुर्जर साहब हैं, और अनुराधा जी हैं, और आलोक शुक्ला जी हैं। ये सब वो लोग हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं, हमारे बच्चों की मदद कर रहे हैं, हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मैं आज का जो प्रोग्राम है हमारा है, हम ये कह रहे हैं कि खबरों की पाठशाला में आज हमारा मुद्दा एजुकेशन है। पाठशालाएं तो आपने बहुत लगाई हैं, लेकिन आज हमने पाठशाला लगाई है। हमारा मकसद सिर्फ ये है, अनुराधा जी और राजेश जी, ये राजेश जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने मुझे कहा कि साहब आप बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जरूर कर दीजिए। तो आपसे पूछ रहा हूँ बख्श साहब कि आपके यहाँ तो लेगेसी है, अबुल कलाम आजाद साहब के परिवार से आप आते हैं, एक इतनी हिंदुस्तान के पहले शिक्षा मंत्री जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, और अब क्या होगा? अब तो बहुत सारे अबुल कलाम आजाद चाहिए, बहुत बड़ा बढ़ गया मुल्क। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही फरमाया, और निहायत ही अदब व एहतराम और नम्रता के साथ मैं सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी का, क्योंकि वो उसी गद्दी पे बैठे हैं कि जिस पर मौलाना अबुल कलाम आजाद किसी वक्त में बैठा करते थे। तो बड़ी भारी उनकी जिम्मेदारी है, और मैं उनको, अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनको ये मुबारकबाद देना चाहूंगा जिस तरीके से इमीडिएटली ये कोविड-19 का जो अटैक हुआ है पूरी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी हुआ है, इमीडिएटली ही एक्टेड, और उन्होंने फौरन ये इस बात का फैसला लिया कि अगर स्कूल बंद है तो क्या किया जाए, तालीम को शुरू किया जाए, शिक्षा उनको प्रदान की जाए। और ये शिक्षा कैसे प्रदान की जाए? जो आजकल का जमाना है, टेक्नो सेवी सभी लोग हैं, और इसको ऑनलाइन प्रदान किया जाए।
तो देखिए शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी आप ही ने शायद फरमाया था और हमारे जितने भी अफसर हैं जो जुड़े हुए हैं हर फील्ड से, हर स्टेट से हैं, तो उनसे जो मैंने बातें सुनी तो मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि हिंदुस्तान की जो तालीम है, जो शिक्षा है, वो जिम्मेदार हाथों में, इट इज इन सेफ हैंड्स। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। देखिए बच्चे आजकल, बिल्कुल सही कहा आपने, एक मजेदार आपने भी बात कही कि ना वो शिक्षकों से संभल पाएंगे और ना ही वो घर में माँ बाप से संभल पाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए चाहे छुट्टियां हो कुछ हो, तालीम से तो हम बच्चों को दूर नहीं रख सकते। उनका देखिए शारीरिक जो है वो शारीरिक हो या मानसिक हो या सैद्धांतिक हो या मानवीय हो या जो भी उनका ऐतिहासिक हो, और अब और जो हार्दिक डेवलपमेंट होना है वो तो तालीम से ही होगा। अब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, ठीक है, जो फिजिकल क्लासरूम है उससे उसका कोई अटैचमेंट नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी शुरुआत करी है सरकार ने। और ठीक है, इसमें समस्याएं आएंगी। आपने देखिए ईमानदारी से आपने इस चैनल के ऊपर, जी के ऊपर, इस बात को भी दर्शाया कि हर एक के पास लैपटॉप, लैपटॉप या स्मार्टफोन नहीं है। बिल्कुल सही है। तो मैं एक राय देना चाहूंगा, और मैं कोई तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं एक बहुत अहम राय मैं देना चाहूंगा, क्योंकि आप इतने अहम यहाँ पे अफसर जुड़े हुए हैं और एजुकेशन की जो पहले हमारी IAS ऑफिसर हैं, बहुत उन्होंने अच्छा जबरदस्त काम किया है। मैं कहना चाहूंगा सरकार को इतना कह दें आप, निशंक जी के आप करीब में, इतना कह दें कि न सिर्फ दूरदर्शन पे क्लासेस शुरू करें, कुछ सिस्टम ऐसा बना दें कि हर चैनल पे, कि भाई जी चैनल पे चलो भाई 10 से 11 तक मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है, इस क्लास के लिए, इस लेवल के लिए होगी, 9वीं के लिए होगी, 10वीं के लिए 7। अगर एक टाइम टेबल बन जाए, और ये बना सकते हैं आप लोग, हर प्राइवेट चैनल के लिए भी करिए, आज तक हो, जी हो, रिपब्लिक हो या न्यूज नेशन, जो भी चैनल्स हैं, मैं तो नाम ले रहा हूँ, जितने भी बहुत से चैनल्स हैं, तो इन सब चैनल्स पे आप क्लासेस शुरू कर दें, 1 या 2 घंटे आप इनसे मांग बहुत लें। अच्छा सुझाव आपका। लेकिन एक बात पूरी विनम्रता से कह दूं कि मैं किसी के करीबी नहीं हूं। मेरी भूमिका है निंदक नियर राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए। और मैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी पत्रकारिता में बहुत करता हूं। ना मैं किसी पार्टी के साथ जुड़ा हूं, ना किसी व्यक्ति के साथ जुड़ा हूं, मैं इन लोगों के साथ जुड़ा हूं जो सोशल एजुकेटर हैं। राजेश सिंह जी और आराधना जी, माफ करिए कई बार मैं अनुराधा निकल जाता है, वो कहां से आता मुझे नहीं पता, लेकिन आराधना जी माफी के साथ। राजेश सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरी भूमिका जो है वो निंदा करने की नहीं इस वक्त, क्योंकि मैं एक पिता भी हूं, मेरी बेटियां भी 10th स्टैंडर्ड में हैं, और मैं जब सोचता हूं कि इनको पढ़ाऊंगा कैसे, तो मेरी वाइफ दिन भर जूझती रहती है कि कौन सा आज का मॉड्यूल आया है, कौन सा व्हाट्सएप पर आया है, मेल पर आया है, कुछ मेरे मेल हैं, कुछ उसके व्हाट्सएप हैं। राजेश जी, आप तो स्कूल चला रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा? मैं एक पिता भी हूं, मेरी भी बेटियां पढ़ती हैं, मैं परेशान इस बात को लेकर हूं कि वो घर में कब तक बंद रहेंगी, कैसे पढ़ेंगी। जो सिस्टम होता है वो पूरा ब्रेक हो चुका है। लेकिन आपके साथ मैं मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहता हूं, आराधना जी के साथ, विजय इंदर सिंगला साहब के साथ, धन सिंह जी के साथ, गुजर साहब के साथ, आलोक शुक्ला जी के साथ। तो मैं पूछ रहा हूं कि एक पिता और एक मां क्या करे घर पर रहकर? देखिए, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत संवेदनशील विषय है। इस पे बहुत सामान्य रूप से एक बात तो ध्यान देने वाली है कि बहुत देर नहीं हुआ है। 365 दिन में जब कोरोना या कोविड-19 नहीं था तो 150 से ज्यादा दिन स्कूल नहीं खोले जाते थे। आज हमारे पास इतना देर नहीं हुआ है और हम लोग किसी दौड़ में ना शामिल हो कि क्लास को टीवी पर चला रहे हैं या ऑनलाइन चला रहे हैं। इसकी जगह पर सरकार अगर जो है रामायण और गीता का कोई ऐसा वो कर दे जो सबके घर घर में है और उस पर 1 जुलाई में कंपटीशन रखा दे, तो हमें लगता है कि जो बच्चा बन के निकलेगा वो एक जिम्मेदार नागरिक बन के निकलेगा देश के लिए। आपको एक घटना बता दें, जब नालंदा विश्वविद्यालय में आक्रमण हुआ तो नालंदा विश्वविद्यालय में उस समय 5000 चांसलर थे और 25,000 वाइस चांसलर थे। उसके बाद 40 घोड़े पर सवार होकर लोग आते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय को लूट लेते हैं, आग लगा देते हैं। क्या हम ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं? और अगर सही समाज का निर्माण करना चाहते हैं तो यह हमारे पास समय है एडवर्सिटी में अपॉर्चुनिटी तलाश करने का। सरकार को लीक से अलग हट के नियम बनाना चाहिए। इस समय बच्चों को चरित्र का निर्माण कैसे हो, कैसे उनका अपने अध्यात्म को, अपने समाज को, अपने संस्कृति की जानकारी अगर ये 2 महीना हम दे पाते हैं तो हमें लगता है कि ज्यादा बड़ा काम हो पाएगा और इस देश के लिए काम हो पाएगा, समाज के लिए काम हो पाएगा। जी राजेश जी, नहीं तो ये तो दुकान जैसे चल रही है कि
राजेश जी, एक टिप्पणी जरा आलोक जी से ले लूं, उनका धन्यवाद करना पड़ेगा क्योंकि वक्त उनके पास अभी कम है। और विजय इंद्र सकला साहब, धन सिंह रावत जी, गुर्जर साहब, आराधना जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप बने रहिएगा कि आधे घंटे थोड़ा मेरा साथ और दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे हैं। इस वक्त हम लगभग 100 मिलियन, इन 10 करोड़ दर्शकों तक पहुंच रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और अपने चैनलों के माध्यम से। इस वक्त आप जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, MP छत्तीसगढ़, जी सलाम और जी यूपी उत्तराखंड के जरिए आप हर जगह देखे जा रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आलोक जी से एक सवाल ले लेता हूं छोटा सा, उसके बाद मैं ब्रेक लेता हूं। आलोक जी, आपकी चलते चलते टिप्पणी कि जो बात राजेश सिंह जी ने उठाई है उसका समाधान कैसे होगा कि हमारा इतिहास तो बहुत वैभव वाला था एजुकेशन के मामले में, लेकिन हमको जल्दबाजी नहीं करनी है कि हम अचानक से चैनल खोल दें, अचानक से कोई व्यवस्था कर दें। हमको एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनानी होगी, क्योंकि नहीं तो हम उलझे रहेंगे। आरक्षण देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, फिर RTE लागू करना पड़ेगा, फिर तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। अब हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि हमको कैसे आगे बढ़ना है दुनिया में। अगर ये हालात बने दोबारा, कभी स्पेनिश फ्लू आया था, अब आज हमारे को कोरोना ने एक संकट में डाल दिया है। आलोक जी, देखिए, जो बात कही गई कि हमको क्या पढ़ाना चाहिए, कंटेंट की जो बात हो रही है, तो वो तो बात अपनी जगह सही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमको बच्चों को केवल पाठ्य पुस्तकें नहीं पढ़ानी है, बल्कि बच्चों का चरित्र निर्माण करना है। और उसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयासरत हैं ही। हमारे जो शिक्षक हैं वो जो अपनी पुस्तक पढ़ाते हैं, तो पुस्तक में केवल काका गागा नहीं पढ़ाते, केवल इतना नहीं होता कि हम उनको गिनती सिखा दें या पहाड़े सिखा दें। हम बच्चे का चरित्र निर्माण भी करने का साथ में प्रयास करते हैं। और इस बात से भी सब सहमत होंगे कि बच्चों को केवल कमरे में बंद रह करके नहीं पढ़ाया जा सकता, उनके लिए खेल कूद भी जरूरी है, उनको उनका एक दूसरे से मिलना भी जरूरी है, और वो सारी चीजें समय आने पर होंगी भी। लेकिन आज की परिस्थिति यह है कि हम घर से नहीं निकल सकते हैं। सरकार भी कह रही है, सारी दुनिया कह रही है, WHO कह रहा है कि आपको घर के अंदर बंद रहना है। तो उस परिस्थिति में रह करके हमको जो कुछ कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का जहां तक सवाल है, गरीबों के लिए क्या हो सकता है, तो एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने देखा कि स्मार्टफोन आजकल कोई ऐसी चीज नहीं है जो बहुत पैसे वालों के पास हो। हर किसी के पास लगभग आजकल मुश्किल से 1,500-2 हजार रुपए का स्मार्टफोन आता है, बहुत लोगों के पास है। डेटा जरूर थोड़ी सी कभी कभी समस्या आती है, लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारी टेलीफोन कंपनियों ने भी इस समय बहुत सारा डेटा फ्री कर रखा है। तो लोग अगर टिकटॉक वीडियो देख सकते हैं और व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने वाले वीडियो देख सकते हैं, तो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई के वीडियो भी देख सकते हैं जी। तो और दूसरी चीज मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग हमेशा कह सकते हैं कि गिलास आधा खाली है, लेकिन गिलास आधा भरा भी है जी। और हम सब मिलकर कोशिश करेंगे तो उस गिलास को और भरने की कोशिश मैं आपको गिलास दिखाता हूं। मेरा गिलास थोड़ा ज्यादा खाली हो गया है, क्योंकि मैं पेरेंट भी हूं ना, तो चिंता ज्यादा हो रही है, इसलिए ज्यादा खाली है। तो थोड़ा सा भर दीजिए उसको आप। आलोक जी, मैं कह रहा हूं गिलास थोड़ा ज्यादा भरना पड़ेगा इस वक्त हम सबको मिलकर। आराधना जी, गिलास को थोड़ा ज्यादा भरना पड़ेगा ना? पूरा प्रयास है जी, बिल्कुल भरना पड़ेगा। और हम सब लोग मिलकर यही प्रयास कर रहे हैं, हम सब यही प्रयास कर रहे हैं। जो भी वैक्यूम क्रिएट कर दिया है, ये बिल्कुल सही बात है कि चरित्र निर्माण करना पड़ता है बच्चों का। पर मेरा ये भी मानना है कि क्योंकि दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं और बच्चों को ऑक्यूपाइड भी रखना है, उनके समय का सदुपयोग भी करना है, और ये भी देखना है, जैसे आपने कहा कि आप पेरेंट हैं, आप चिंतित हैं, हम लोग भी चिंतित हैं कि एकदम से बच्चे पे बोझ ना आए। तो NCERT माननीय भारत सरकार के माननीय मंत्री जी श्री निशंक जी ने शायद चर्चा भी करी है कि अपना पाठ्यक्रम 20% काट देगा इस साल। अभी एक ये चर्चा में बात आई है, उसपे शायद सरकार इस पे विचार कर रही है कि उसमें कमी करी जाए कि ना करी जाए। और दूसरी तरफ ये भी व्यू है कि अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस सफलतापूर्वक चला दें और बच्चों को कुछ कुछ सिखाते रहे, तो शायद इसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। जी आराधना जी, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, एक ब्रेक ले लेता हूँ। सब पेरेंट्स चाहते हैं कि पढ़ लिख कर बच्चे आपकी तरह, आलोक जी की तरह सिविल सर्वेंट बने, IAS बने, IPS बने, या फिर सिविल सर्विस में और भी जो एलाइड सर्विसेज वहां जाएं, या फिर सबके सौभाग्य अगर किसी का हो तो वो मंत्री बन जाए, धन सिंह जी की तरह, कंवरपाल जी की तरह, या विजय इंदर सिंगला जी की तरह। और एजुकेशनिस्ट बनना हो तो बख्श साहब बैठे हुए हैं। फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है। जी सलाम
हिंदुस्तान की उम्मीद। तो एक बार फिर आपका स्वागत है जी मीडिया में और हम बात कर रहे हैं आज एजुकेशन सिस्टम को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल बना हुआ है और हम जब आखिरी एक सवाल हमने लिया था आराधना शुक्ला जी से लिया था, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मैम, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज है उत्तर प्रदेश के लिए खास तौर पर, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे छात्र हैं, आप माध्यमिक शिक्षा देखती हैं, आपको और भी जो आपके सहयोगी होंगे वो बाकी प्राइमरी एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन होगा, तो एक बड़ी चैलेंज आपके सामने नहीं है? लगता आराधना जी तक आवाज पहुंच रही है क्या हमारी? आराधना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आराधना जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद मेरी आवाज आराधना जी तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं अपने नए मेहमान को इंट्रोड्यूस करा दूं। उमेश नंद कुमार पटेल जी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। उमेश जी, आप जुड़ गए क्या? जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के। अभी आलोक शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। उमेश जी वैसे इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड रखते हैं और सबसे बड़ी ई लाइब्रेरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाखों छात्र अपने टैब पर, लैपटॉप पर एक्सेस ले सकते हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूं पटेल साहब, बड़ी भारी चुनौती इस वक्त आपके सामने है, आपके मंत्रालय के सामने है। आपके पास हालांकि हायर एजुकेशन है, लेकिन आलोक जी से भी हम चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हमको। आपके सामने क्या चुनौती आ रही है? देखिए, ये जो लॉकडाउन के कारण जो हमें लॉसेस हुए हैं क्लासेस की, जैसे जो क्लासेस हम पूरा नहीं कर पाए थे अपने सेशन में, उनको करने का है, लेकिन वी आर एक्सप्लोरिंग द अदर वे, अदर वेज जिसपे कि हम वो जो लॉसेस हैं उसको पूरा कर सके और बिना सेशन को बहुत ज्यादा एक्सटेंड किए हुए उनके एग्जाम को टाइम में कर सके। ये एक बड़ा चैलेंज है एंड इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द हाउ लॉन्ग दिस लॉकडाउन कैन गो। सो इफ इट विल एंड ऑन 17, then probably we'll be in a good shape and we can be like session on time, next session on time. जी, गुर्जर साहब, एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि कैसे इस सिस्टम को इवॉल्व किया जाए, पूरे मैकेनिज्म को तैयार किया जाए, क्योंकि अभी तो आप क्या है कि एक नी जर्क रिएक्शन है ये कि आपको अचानक ये संकट आया, हम सब लोग इससे जूझ रहे हैं और रास्ता निकाल रहे हैं। तो आपको क्या चुनौती दिख रही है इस समय और रोड मैप बनाने के लिए आपको कितना वक्त लग जाएगा कि एक पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाए एजुकेशन को लेकर? पूरा भी उत्तराखंड के माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बात कही थी कि अभी इतने ही % लोगों तक हम पहुंच सके हैं। तो अभी हमें भी इसमें सर्वे करवाने की ज़रूरत है कि हम कितने लोगों तक, कितने बच्चों तक हम पहुंच चुके हैं। ये मान लीजिए हमने तो अपने मन में सोच रखा है कि शायद हम मैक्सिमम तक पहुंच गए, लेकिन जब पूरी जानकारी लेंगे तभी पता चलेगा। तो अभी क्योंकि नई शुरुआत है, इसकी बहुत सी खामियों के बारे में अभी भी जानकारी मिलेगी और जो इस काम के विशेषज्ञ हैं तो निश्चित तौर से उनका सलाह मशवरा लेके हम इसको और अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे। और मुझे लगता है कि काफ़ी लाभदायक, ठीक है कि काम तो हमें अभी मजबूरी में एक इस तरीके से करना पड़ेगा कि एक ऐसी परिस्थितियां सामने आएगी, लेकिन आने वाले टाइम में हमें इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। रावत साहब, तो आपको तो पूरे पहाड़ पर चढ़ाई करनी है, ये भी कठिन चुनौती है, पहाड़ पर चढ़ना भी चुनौती होती है। जी जी, हेलो जी रावत साहब, मैं कह रहा हूं कि ये तो उतनी चुनौती है जैसे पहाड़ पर चढ़ना होता है, तो आपको तो एक बड़ी चुनौती है आपके सामने। आप पहाड़ तो कई बार ऊपर नीचे हो गए होंगे। देखिए निश्चित रूप से पहाड़ का आदमी हर चुनौती को स्वीकार करने का एक बखूबी उसका अंदाज रहता है और मैं कह सकता हूं कि ये हमारे लिए तात्कालिक एक चुनौती है, लेकिन इसका दीर्घकालिक हमको काफ़ी लाभ होने वाला है। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है इसमें भी हमको काफ़ी चेंजेस करने पड़ेंगे। जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें ई लर्निंग का कैसे हो सकता है, ये सारी व्यवस्थाएं अब हमको नए सिरे से फिर सोचनी पड़ेंगी। जहाँ तक
इस महामारी का सवाल है तो मुझे लगता है कि महामारी बहुत तात्कालिक विषय भी है और तात्कालिक विषय में सरकारों ने जो जो अच्छा हो सकता था वो करने का प्रयास किया है, लेकिन हम अपने टीचर से भी, हम अपने अभिभावकों से भी, हम अपने विद्यार्थियों से भी एक सरकार की तरफ से एक नोट शीट जारी कर रहे हैं कि भाई आप अपने सुझाव दीजिए कि और अच्छा क्या हो सकता है जी। और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 1 महीने में काफ़ी रोड मैप हमारा पूरा तैयार हो जाएगा शिक्षा के लिए। आराधना जी, अक्सर ये कहते हैं माँ बाप कि बेटा या बेटी IAS बने, IPS बने या एलाइड सर्विसेज में जाए या फॉरेन सर्विसेज में जाए, सब लोग आप ही की तरह अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, लेकिन मेरा सोचना ये है कि बच्चे जो बनना चाहते हैं वो बन जाते हैं। मेरे माँ बाप भी ऐसे ही कुछ सोचते हो कि मैं आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। मैंने भी अपनी बेटियों को कह दिया कि जो करना हो करो, जो पढ़ाई करना हो करो, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर से दिल कहता है ये करेंगे क्या, ये बनेंगे क्या, कुछ अच्छा बन जाए तो जीवन उद्धार हो जाएगा। तो आपकी चिंता क्या है कि आपका जीवन तो एक ऐसे कहते हैं कि चुनौती बड़ी होती है। आपको सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी आसान ज़िंदगी नहीं है, मैं जानता हूँ। मैंने बहुत करीब से बहुत से सिविल सर्वेंट्स को कवर किया है और बहुत चुनौतियाँ उन्होंने झेली हैं। तमाम तरह के पॉलिटिकल प्रेशर होते हैं, कंपल्शन होते हैं, मजबूरी में भी काम करना है। तो आपका जो बेस्ट है वो कई बार आप नहीं दे पाते, क्योंकि जैसे कहते हैं कि बॉस अच्छा होगा तो काम अच्छा हो जाएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि आज की चुनौती में आपको क्या सपोर्ट चाहिए सिस्टम का, वो सपोर्ट मिलता है क्या, या पॉलिटिकल कंपल्शन अक्सर आते हैं? मैं आपसे नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल बयान दीजिएगा, लेकिन एक बहुत बड़ी पहाड़ की तरह चुनौती है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, बहुत सारे छात्र हैं आपके। जी बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा है कि चुनौती बहुत बड़ी है। जैसे मैंने पूर्व में भी कहा है, बहुत बड़ा राज्य है, पर सबसे बड़ा हमारा सौभाग्य ये है कि एक तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनको शिक्षा में बहुत रुचि है। वो स्वयं भी, उनको अनुभव भी है स्कूल चलाने का भी, और अभी भी वर्तमान में भी वो बहुत रुचि लेते हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हमारे जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, जो शिक्षा मंत्री जी भी हैं, वो स्वयं भी क्योंकि शिक्षक हैं तो उनको बहुत हर चीज की समझ भी है, अनुभव भी है और बहुत सपोर्ट मिलता है हम लोग को काम करने में। और यही कारण है, अभी मैं सुन रही थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड कह रहे थे कि अभी पहुंच का सर्वे करना पड़ेगा। हम लोग ने ये सर्वे किया है और हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से हमने 55% बच्चों को पहुंच हम कर चुके हैं। और इसीलिए फिर जो बाकी माध्यम है, दूरदर्शन और ये सब, इससे हमको पूरा ऐसा हमको लग रहा है कि हम करीब 90% बच्चों को पहुंच लेंगे और बाकी से हम पत्राचार से हम प्रयास कर रहे हैं कि पहुंचेंगे। हमारा रोड मैप भी तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के निर्देश भी बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें क्या करना है। और हर प्रकार से ये केवल नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा का भी, उसको वोकेशनल एजुकेशन का भी, टेक्निकल एजुकेशन का, जो आप कह रहे हैं कि बच्चे क्या बनेंगे, आगे उनका क्या भविष्य होगा, हर प्रकार से उसकी चिंता की जा रही है कि कैसे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो सहयोग की कोई कमी नहीं है। जैसा हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग को सुनवाई भी होती है और सहयोग भी मिलता है। उमेश जी, आपका बैकग्राउंड तो इंजीनियरिंग का है और आप छत्तीसगढ़ के हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। आपको सौभाग्य मिला कि आपके माँ बाप ने आपको पढ़ा दिया, और एक बड़ी अच्छी बात है कि आप सत्ता के उस शीर्ष पर हैं। मुख्यमंत्री बनने में अभी वक्त होगा, लेकिन एजुकेशन का बड़ा दायित्व है आपके पास, क्योंकि आप एजुकेट करेंगे तो बाकी लीडर भी तैयार होंगे। और आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसमें आपकी एजुकेशन की बड़ी भूमिका होती है। हालांकि ये बात सच है कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा आपको ज़मीनी अनुभव होना चाहिए राजनीति में, लेकिन एजुकेशन कभी आपके नुकसान के लिए तो नहीं है, पढ़ाई फ़ायदेमंद होती है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य है जहाँ बस्तर भी है, जहाँ पर ट्राइबल्स भी हैं, जहाँ पर नक्सल भी हैं, जहाँ पर व्यवस्थाएं भी कम हैं, जहाँ पर ध्यान भी बहुत कम गया पहले केंद्र की सरकारों का, तो आप उतना ध्यान दे पा रहे हैं पढ़ाई लिखाई में? देखिए, एक अच्छी चीज़ ये है कि लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन शुरू होने से पहले और ये कोरोना वायरस का ये जो सिम्टम चालू हुआ उससे पहले, लास्ट बजट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को एक ई लाइब्रेरी के लिए बजट दिया था। और ई लाइब्रेरी का कंसेप्ट हम लोगों ने तैयार किया था इस बेसिस पे कि हम लोग हर बच्चे तक पहुंच सके। कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ एक हायर एजुकेशन है, उसमें 2-3 मेजर चैलेंज। चैलेंज नंबर 1, वी
हम लोगों के पास जो प्रोफेसर्स हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हैं बिग सिटीज में। जो रिमोट एरिया है वहां तक थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शायद वहां तक नहीं पहुंच पाता। पहला जो चैलेंज है हमको। चैलेंज नंबर 2 कि जो हमारा GRE परसेंटेज है वो हमें ऐसा लगता है, वैसे तो देश के हिसाब से और अलग प्रदेशों के हिसाब से ठीक स्थिति है, बट हमने जो अपने लिए एक बेंचमार्क बनाया है वो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि GRE परसेंट हमारा कम है। ये चैलेंज नंबर 2 है हमारे लिए। तो इन दोनों को देखते हुए हम लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया है ई-लाइब्रेरी का, जिसमें हम हर बच्चे तक पहुंच सके। वो एजुकेशन अपने घर में जिस समय भी जब चाहे अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल पे, अपने उस पे उसको अध्ययन कर सके। कोई भी जो हमारे ना सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि जो पूरे इंडिया में जो हमारे बेस्ट प्रोफेसर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करके कि उनका एक लेक्चर हम उसमें रखें, ताकि हमारे बच्चों को सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, बाकी जो हमारे जो क्वालिटी है पूरे हिंदुस्तान में, उस क्वालिटी को लेने का, उस क्वालिटी को ग्रहण करने का अवसर मिले। तो इस तरह से हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हमारा जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो, कहीं ना कहीं आगे बढ़े। नो डाउट इस लॉकडाउन में बहुत सारे चैलेंज उभर के आए हैं, बहुत सारी परेशानी हम लोगों को मिला। आलोक जी, मंत्री जी युवा हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप अनुभवी हैं, आपने कई सरकारों को, कई मुख्यमंत्रियों को, कई एजुकेशन मिनिस्टर्स को, बहुत सारे और डिपार्टमेंट हैंडल किए होंगे। मंत्री जी के हाथ मजबूत तो आप कर ही रहे होंगे, आपके पास तो और भी अनुभव है। छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर मैं कहूं तो छत्तीसगढ़ को बहुत आगे जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, जमीनी हकीकत के लिहाज से मैं कहूं तो। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि हम लोग सब माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश में ही काम करते हैं और उनसे निर्देश लेकर के ही काम कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी है कि जो पोर्टल छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार किया है वो केवल स्कूल शिक्षा के लिए नहीं है, बल्कि उस पर कॉलेज के भी विद्यार्थी और कॉलेज के भी शिक्षक लगातार पढ़ाने का काम और पढ़ने का काम कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने स्वयं उसका उद्घाटन किया था कुछ दिनों पहले। तो हम सब लोग मिलजुल करके, और मुझे लगता है कि एक ऐसा माध्यम है जिसमें कि ना तो ज्योग्राफी बीच में आती है, ना उसमें कोई एज ग्रुप बीच में आता है। किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति किसी भी प्रकार से पढ़ सकता है। आपकी जो दूसरी बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी पढ़ाई लिखाई ऐसी हो जिसमें रोजगार भी मिले। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से एक बहुत बड़ी योजना बनाई है, जिसमें कि हम लोग ITIs के साथ में मिल करके अपने स्कूलों को जोड़कर और एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहे हैं जिसमें बच्चों को 12वीं का प्रमाण पत्र भी मिले और साथ में ITI का प्रमाण पत्र भी मिले, जिससे जब बच्चा 12वीं पास करता है तो वो केवल यहाँ वहाँ नौकरी ढूंढता ना रहे, बल्कि उसको अच्छा रोजगार का अवसर मिले। राजेश जी, हम लोग राजेश जी, आपने इनिशिएट करवाने के लिए, राजेश जी आपने इनिशिएट करवाया है। एक छोटी सी टिप्पणी आपकी और एक कमेंट, क्योंकि अब मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन पढ़ाई के लिए मैं पूरा वक्त दूंगा। जब भी आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ। सारे गेस्ट मुझे वायदा करें कि इस तरह के मुद्दों पर मैं अक्सर बहस करना चाहता हूं आपके साथ, ताकि जो दर्शक हैं, जो हम जैसे पेरेंट्स हैं, वो सुन सकें आप लोग क्या कर रहे हैं, उसका फायदा उठा सकें। राजेश जी, आपकी टिप्पणी। एक बहुत विशेष बात है जो आराधना जी चूंकि यहाँ पर हैं और आपके माध्यम से ही मैं वहां तक बात पहुंचाना चाहता हूं जी, कि शिक्षा में कहीं ना कहीं बाजारीकरण बहुत है। आज आप देखो, एक माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए हमें स्टेट गवर्नमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है, और वो एनओसी यूपी बोर्ड के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए है और आईसीएसई बोर्ड के लिए। तो मैं इस बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि किस तरह से कैम्ब्रिज और आईबी बोर्ड को एनओसी कौन देता है, और अगर नहीं मिलता एनओसी तो स्कूल खुलता किससे है। अगर ये स्टेट का अधिकार है और स्टेट एनओसी नहीं देता तो ये खुल जा रहा है। बच्चों का भविष्य अधर में है। जो स्कूल वाले वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये डिग्री मिल कहां से रही है। चलिए आराधना जी से पूछ लेता हूं। आप एक आराधना जी, प्रमुख सचिव या मंत्री, ये सब लोग जी, आराधना जी चिंता का समाधान करिए राजेश जी की। मेरे संज्ञान में अभी तक तो कोई ऐसा स्कूल नहीं लाया गया है कि जिसको एनओसी के बिना आपने ये घोषित कर दिया हो कि वो आईसीएसई बोर्ड से चल रहा है या सीबीएसई बोर्ड से चल रहा है। हम लोग एक बिल्कुल एक सेट प्रक्रिया है
एनओसी लेने की। यदि ऐसी कोई शिकायत आती है तो तत्काल उसको बंद किया जाता है जी। और जहां तक बाजारीकरण की बात है, ये आपको खुशी होगी जान करके कि उत्तर प्रदेश ये पहला राज्य है जिसने एक फी रेगुलेशन एक्ट बनाया है। जो मैं आपसे कह रही थी कि बहुत रुचि लेते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप, इतनी क्रांतिकारी स्टेप है ये, जिसमें कि सब स्कूल्स का जो फीस जो फिक्स करते हैं उस पर एक सीमा भी लगा दी गई है और यदि कोई इसका उल्लंघन किया जाता है तो एक समिति है जिसमें ये रिपोर्ट भी किया जा सकता है और बहुत जगह इस पे समाधान भी निकाला गया है जी। तो ये क्रांतिकारी स्टेप मैं तो अर्ज करूंगी कि सभी प्रदेशों को करना चाहिए और इसी प्रकार के अन्य क्रांतिकारी स्टेप है। कंवरपाल जी, क्रांतिकारी स्टेप है, आपने भी कुछ क्रांति करनी है आपको अभी? नहीं, सारा ठीक चल रहा है जी, बढ़िया। आप तो क्रांति करके यहाँ तक पहुंचे हैं कंवरपाल जी, वो आप मुस्कुराते बस हैं लेकिन क्रांति करके यहाँ पहुंचे हैं। जी जी जी, क्रांति करके पहुंचे हैं। आपकी मुस्कुराहट के पीछे बड़ा संघर्ष है, बताइए। जी नहीं, बहुत अच्छे से चल रहा है सारा कुछ। जो एनओसी वगैरह है वो सारी हमने ऑनलाइन कर दी और अब पहले जिसमें काफ़ी समस्या आती थी वो सारी हमने समाप्त कर दी। अब जैसे भी आप अप्लाई करोगे तुरंत कुछ टाइम के बाद आपको देनी होगी, नहीं तो आपको कारण बताना होगा कि क्यों नहीं आप दे रहे। रावत जी, इस प्रकार का जो पहले जिस प्रकार से किसी रावत जी थे वो हमने बंद कर दिया। एजुकेशन दिलाने के लिए पेरेंट्स को पहाड़ चढ़ना पड़ता है, कई बार एवरेस्ट चढ़ना पड़ता है साहब, बहुत मुश्किल है। इतनी महंगी फीस, इतना महंगाई, और राजेश जी जैसे स्कूल वाले कम मिलते हैं जो ट्यूशन फीस में 25% छोड़ दें। कुछ तो करिए हुजूर। हेलो जी, आपसे ही पूछ रहा हूँ रावत जी। हेलो जी रावत जी। जी क्या सवाल पूछा आपने? मेरा सवाल है कि पेरेंट्स को बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, पढ़ाने के लिए कई बार एवरेस्ट की चढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मुश्किल है। जी देखिए, हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है और हम तो जितने भी निजी शिक्षण संस्थान हैं इनके हर त्रैमासिक में बैठक करता हूँ और आपको ताजुब होगा कि हमारे उत्तराखंड राज्य में इस समय 23 निजी विश्वविद्यालय चल रहे हैं और आप भी अगर आप एक विश्वविद्यालय यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो हम आपको भी एनओसी दे देंगे। मैं इस लायक में मैं तो यही कर सकता हूँ जो कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत धन्यवाद आपका। आप सब जुड़े, आराधना जी, आलोक शुक्ला जी, राजेश जी, खासतौर पे इसलिए कि इन्होंने मुझे प्रोत्साहित भी किया और प्रेशराइज भी किया कि ऐसे मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। कंवरपाल गुर्जर जी ऐसे ही मुस्कुराते रहिए और यही मुस्कुराहट मुझे लगता है कि बच्चों के और अभिभावकों के चेहरे पर रहेगी तो बड़ा मजा आएगा। और धन सिंह रावत जी, आपकी डॉक्टरेट की डिग्री जो है, पीएचडी की डिग्री हम सब लोगों के काम आनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, चाहे वो हमारे जैसे पत्रकार हों, अभिभावक हों या बच्चे हों। और आराधना जी, मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश का चैनल चलाता हूं, उत्तराखंड का चैनल चलाता हूं, हरियाणा पंजाब भी देखता हूं, तो मुझे लगता है कि एमपी छत्तीसगढ़ से लेकर यूपी उत्तराखंड तक और हर जगह तक के ये सवाल उठाऊंगा मैं और बीच बीच में मैं आपके पास आता रहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और जो दर्शक इससे जुड़े हुए थे, जो अभिभावक थे, जो बच्चे थे, वो इस बात को जरूर समझें कि सारे लोग मिलकर, सारी सरकारें मिलकर आपके हित में बड़े फैसले कर रही है, उसका फायदा जरूर लीजिए।